हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए फिर हाजिर हूँ एक विज्ञान की नई प्रश्नोत्तरी लेकर। आज हम जो भी प्रश्न है उनको डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। तो हमारा वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो प्रश्न है विज्ञान के, ये आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रश्नोत्तरी नंबर 2। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। निम्न में से कौन सा प्राणी हाल ही में विलुप्त हुआ है? यानी विलुप्त का मतलब उसका कोई भी अवशेष या उसका अंतिम सदस्य भी इस पृथ्वी से चला गया है तो उसे हम बोलते हैं विलुप्त। यानी उसका कोई भी यहाँ सदस्य मौजूद नहीं है, अंतिम सदस्य भी इस दुनिया से चला गया है, ख़त्म हो गया है। ऐसे जंतुओं को कहते हैं विलुप्त जंतु या प्राणी। तो हाल ही में जो जंतु या जो प्राणी विलुप्त हुआ है वो कौन सा है? डोडो पक्षी, डायनासोर, मेमोथ या टेरोडेक्टाइल? तो यहाँ हमारा जो सही आंसर है, आप भी कमेंट करके आंसर लिखें और बाद में चेक करें। पहला हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा क्या? डोडो पक्षी। तो डोडो पक्षी हाल ही में विलुप्त हो चुका है। अब मैं आपको डोडो पक्षी दिखा देता हूँ कैसा दिखता था। तो डोडो पक्षी कुछ इस तरह का दिखाई देता था। तो आपके डायग्राम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 वो है आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है? योजक यानी जोड़ने वाली कड़ी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सरीसृप और पक्षी। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स और पक्षी यानी एवीज। सरीसृप और स्तनधारी यानी रेप्टाइल्स और मैमल्स। उभयचर यानी एम्फीबियन एंड मत्स्य यानी आपकी जो मछली वाला है वो मीन। और चौथा है हमारा एनेलिडा और ऑर्थोपोडा। तो यहाँ कौन सा जो दो संघ है उनके बीच की योजक कड़ी आपका कौन था? आर्कियोप्टेरिक्स था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सरीसृप और पक्षी यानी रेप्टाइल्स और आपके एवीज, इनके बीच की कड़ी थी कौन? आर्कियोप्टेरिक्स। क्योंकि उसमें सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स के भी लक्षण थे और उनमें पक्षी यानी एवीज के भी लक्षण थे। तो वो दोनों के बीच की कड़ी हो गई। जैसे उनके मुख्य आर्कियोप्टेरिक्स जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्कियोप्टेरिक्स जो है आपका कुछ इस तरह दिखाई देता था। ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको दो डायग्राम दिखा देता हूँ। ये रहा आर्कियोप्टेरिक्स। अब देखो इसके मुख में दांत है। नॉर्मली पक्षियों के मुख में दांत नहीं होते हैं, तो इसके ये सरीसृपों के लक्षण हो गए। इनके पैरों पर यहाँ सल्क पाए जाते हैं जो सरीसृपों का लक्षण होता है। ये देखो पंख है जो पक्षियों का लक्षण है, पीछे पूँछ है। तो इस प्रकार इसमें दोनों के लक्षण होने के कारण इसको क्या कहा गया है? आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टाइल्स और एवीज के मध्य की योजक कड़ी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्या? टीकाकरण शब्द पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? टीकाकरण। तो पहला हमारा ऑप्शन है लुई पास्चर, दूसरा है वॉन बेहरिंग और तीसरा है हमारा एडवर्ड जेनर और चौथा है हमारा कोच। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो टीकाकरण शब्द पहली बार एडवर्ड जेनर द्वारा प्रस्तुत किया या प्रयुक्त किया गया था। एडवर्ड जेनर को मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी व्यक्ति के जीवन काल में एक बार संक्रमण होने पर पुनः उत्पन्न नहीं होती है? तो वो कौन सी बीमारी है जो एक बार ही संक्रमण करेगी लेकिन पुनः रिपीट वो नहीं होगी?
तो पहला ऑप्शन है मेरा टिटनेस, छोटी माता, या सर्दी जुखाम, या आपका चौथा ऑप्शन यहाँ है नीचे टाइफाइड। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा हमारा कि वो रिपीट नहीं होगी। तो वो रोग होता है हमारा क्या, छोटी माता। छोटी माता, छोटी माता के बारे में बता दूं, इसको चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। चिकन पॉक्स इसे कहते हैं। और ये वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर नामक जो वायरस होता है उससे होता है। तो ये वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। तो ये वापस रिपीट नहीं होता है, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा अब चिकन पॉक्स के लक्षण भी आप देख सकते हो। देखो शरीर पर ऐसे रैशेस हो जाते हैं या ऐसे फपोले बन जाते हैं, ऐसे ये त्वचा ऐसी इस प्रकार लाल लाल गुलाबी रंग के ऐसे फपोले उखड़ आते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा सवाल है यहाँ, माता से कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम का मतलब होता है कि माँ जब शिशु को जन्म देती है तो उनके स्तन से निकलने वाला प्राथमिक जो दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो माता से कोलेस्ट्रम द्वारा स्थानांतरित हुई एंटीबॉडी बच्चे को किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो वो कैसी प्रतिरक्षा प्रदान करती है, सक्रिय, निष्क्रिय, स्वतः प्रतिरक्षा या ए व बी दोनों। माता से कोलेस्ट्रम द्वारा यानी जो वो प्रथम जो दूध है जिसको खींच बोलते हैं, वो जब बच्चे के अंदर जाएगा, बच्चा उसको पिएगा तो उसको कैसी प्रतिरक्षा मिलेगी, एक्टिव वाली या अनएक्टिव वाली, या स्व या ए व बी दोनों। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा निष्क्रिय वाली। तो बी आंसर हमारा यहाँ सही है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा वहाँ बच्चे को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, और छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से पथ यानी रास्ता, पथ यानी रास्ता, तो पथ के द्वारा भ्रूण माता से एंटीबॉडी प्राप्त करता है, कि वो कौन सा रास्ता है या पथ है जिसके माध्यम से जो भ्रूण जो अंदर शिशु पल रहा है उसको माता से एंटीबॉडी मिलेगी। तो वो पथ कोलेस्ट्रम है या अपरा है या लार है या ए व बी दोनों है। तो अपरा का मतलब होता है प्लेसेंटा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा अपरा। इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, या इसको आंवल भी कहते हैं, आंवल, आंवल या प्लेसेंटा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा अपरा। तो अपरा के माध्यम से एंटीबॉडी प्राप्त होते हैं। अब अपरा या आंवल क्या है, इसको इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। देखो ये जो शिशुदानी है जिसको गर्भाशय बोलते हैं, वहाँ ये बच्चा, देखो ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है प्लेसेंटा यहाँ लिखा हुआ है, ये जो रचना है यही है वो प्लेसेंटा या अपरा या आंवल, कि जिस रचना के माध्यम से शिशु अपनी माँ की जो शिशुदानी है, बच्चा दानी है, या जिसको गर्भाशय कहते हैं, उसे जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ तो इस जो ये नली है, जो ये रचना है, उसी को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, अपरा या आंवल कहा जाता है। तो इसके माध्यम से ही बच्चे को पोषण, गैस से अपशिष्ट पदार्थ को एग्जिट करना, कुछ चीज़ों को अंदर लेना, वो सारी क्रियाएं इसी से होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अंग जिसकी उत्पत्ति व विकास समान होता है किंतु कार्य भिन्न होता है, उन अंगों को हम क्या कहेंगे कि उनकी उत्पत्ति तो समान है लेकिन कार्य भिन्न है। तो क्या वो अवशेषी अंग है, या वो समवृत्तीय अंग है, या वो समजात अंग है, या वो कारिकीय अंग है। तो ऐसे अंगों को हम क्या कहेंगे जिसकी उत्पत्ति और विकास समान है लेकिन कार्य भिन्न है। तो ऐसे जो अंग होते हैं उनको कहा जाता है क्या, समजात अंग, यानी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य भिन्न है। तो ऐसे अंगों को समजात अंग कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में, ये देखो ये समजात अंग है,
ये मनुष्य का अग्रपाद है, ये बिल्ली का अग्रपाद है, ये व्हेल मछली का अग्रपाद है और ये बेट यानी चमगादड़ का अग्रपाद है। इनकी उत्पत्ति और कार्य समान है, उत्पत्ति और आपका जो विकास है वो समान है, लेकिन इनका कार्य आपको पता है सभी का अलग अलग होता है। मनुष्य अपने हाथ से और कई प्रकार के काम करेगा, बिल्ली अपने हिसाब से काम करेगी, व्हेल मछली तैरने के लिए काम लेगी, ये बेट जो चमगादड़ है वो उड़ने के लिए काम लेगी। तो कार्य अलग अलग हो गया, लेकिन देखो इनकी संरचना देखो लगभग सेम सी नज़र आती है। उत्पत्ति और इनकी जो उत्पत्ति और जो विकास है वो क्या मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। तो ऐसे अंगों को कहते हैं समजात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समजात अंग है, समजात अंग है। तो पहला ऑप्शन हमारा घरेलू मक्खी और कबूतर के पंख, या कबूतर और चमगादड़ के पंख, या कबूतर के पंख और मानव के हाथ, या एक ऑप्शन और है हमारे पास चौथा, ये रहा तितली, चमगादड़ और घरेलू मक्खी के पंख। तो यहाँ जो है वो सही आंसर क्या होगा, क्या पूछ रहा है ये कि समजात अंग कौन है। समजात का मतलब जिसकी उत्पत्ति और संरचना क्या मिलेगी आपको, सम्मान। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, देखो ये रहा, जिनकी उत्पत्ति और विकास संरचना लगभग क्या मिलती है, सम्मान, लेकिन कार्य क्या मिलेगा, भिन्न। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा आंसर कौन सा, सी, कबूतर के पंख और मानव का हाथ एक दूसरे के क्या हैं, समजात अंग हैं। यानी इनकी संरचना उत्पत्ति समान है, विकास समान है, लेकिन इनका कार्य अलग अलग है। कबूतर इसको उड़ने में काम ले लेगा और मानव अपने कुछ क्रियाकलाप करने में काम ले लेगा। जैसे डायग्राम से देख सकते हो आप, ये देखो डायग्राम। तो देखो ये कबूतर का पंख है और ये मानव का हाथ है। तो यहाँ देखो इनकी जो रचना, उत्पत्ति, जो विकास है वो समान है, लेकिन इनका कार्य दोनों का क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ ये जो हड्डियाँ वगैरह समान मिलेगी भाई, इसमें भी ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस हो गई, ये भी ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स हो गई। तो लगभग संरचना क्या है इनकी, समान है, उत्पत्ति समान है, विकास समान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर है अपना, और वो है निम्न में से कौन सा कृत्रिम चयन द्वारा प्राप्त किया गया। तो कृत्रिम चयन द्वारा कौन सा प्राप्त किया गया, कोहलराबी, बंद गोभी, फूल गोभी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सभी को प्राकृतिक चयन द्वारा प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा स्वतः जनन के सिद्धांत और हंस गर्दन, यानी हंस के गर्दन जैसा फ्लास्क के प्रयोग से संबंधित वैज्ञानिक है। नंबर 1 है हमारा वॉन हेलमोंट, बी है हमारा लुइस पास्चर, और सी है हमारा मिलर, और डी है हमारा हेकल। तो स्वतः जनन का सिद्धांत किसने दिया था और हंस के गर्दन के फ्लास्क का जो प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था आपका किसने, लुइस पास्चर ने। तो बी आंसर यहाँ सही हो जाएगा, बी, लुइस पास्चर। अब यहाँ देखो डायग्राम भी समझ सकते हो, ये वैज्ञानिक है आपका, कौन है ये, लुई पास्चर है। इसने देखो प्रयोग किया था। तो यहाँ जो ये फ्लास्क लिया है उसकी जो गर्दन है वो हंस के गर्दन की समान है, और उन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति वह क्या होती है, स्वतः ही होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लकड़ी, यानी कोई पुरानी लकड़ी है या कोई पुरानी हड्डी है या कोई आवरण है के पुरातात्विक नमूनों के काल निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है। तो वो कौन सा एलिमेंट है हमारा, यूरेनियम 238, आर्गन 14, कार्बन 14 या स्ट्रोंशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 14। कार्बन 14 काम आता है पुरातात्विक नमूनों के काल निर्धारण के लिए, आपकी कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत इसका काम में आता है। ये देख सकते हो आप यहाँ डायग्राम में,
यह है कार्बन 14 और ये कार्बन 12। ये कार्बन के समस्थानिक है। तो कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो ये 14 काम आता है यहाँ। इसमें देखो 6 प्रोटॉन है, इसमें भी कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन दोनों में समान है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक हो गया 6। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 और इसमें न्यूट्रॉन है 8। तो ये हो गया 6 और 8 हो गए कितने? 14। तो ये कार्बन 14 यहाँ काम में आता है। नेक्स्ट है हमारी गैलेक्सी है। तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है? चंद्रमा है या पृथ्वी है या स्वतंत्र है या मिल्की वे है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ, मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है वो ऐसी नज़र आती है। ये ब्रह्मांड से लिया गया जो ऊपर का डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा सरल यौगिकों का समूह है जो प्रारंभिक पृथ्वी पर उपस्थित था? यानी जब पृथ्वी शुरू में जिसका उद्विकास हुआ यहाँ, तो ये गर्म गोले की तरह था। तो यहाँ सब शुरुआत में कौन से यौगिक यहाँ मिले थे? तो कौन से वो सरल यौगिक थे? तो पहला है प्रोटीन और अमीनो अम्ल, दूसरा है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा है हमारा शर्करा और न्यूक्लिक अम्ल, और चौथा है अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड। तो ये शुरुआत की जो पृथ्वी थी उसमें ये मौजूद थे। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन हमारा। 14वां क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस थी जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं थी? तो अमोनिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या मेथेन। तो आपने मिलर का प्रयोग पढ़ा होगा या समझा होगा। तो मिलर ने क्या किया था? 1:2:1 में भरा था कुछ गैसों को। ये नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 2:1:2। तो यहाँ 2 अनुपात में था अमोनिया, 2 में थी आपका हाइड्रोजन, 1 में थी अमोनिया और 2 में थी मेथेन। तो फिर क्या नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ये नहीं, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति के समय मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा, स्वतः जनन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभी हम बात भी कर रहे थे पीछे। तो लुई पास्चर या फ्रांसिस्को रेडी या हमारा मिलर या हेल्डेन। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? स्वतः जननवाद का जनक कौन है? लुई पास्चर। और लुई पास्चर को भी आप अभी पीछे देख के आए हो, फिर भी देख सकते हो, लुई पास्चर ऐसे दिखाई देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव थे रसायन विषमपोषी, रसायन समपोषी, प्रकाश स्वपोषी या उत्पादक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका रसायन विषमपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर हमारा। और 17 नंबर, निम्न में से कौन से प्रकार की एंटीबॉडी डायमेरिक रूप में पाई जाती है? IgD, IgA, IgM या IgD। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका IgA। ये डायमेरिक रूप में पाई जाती है। अब देखो डायग्राम से आप समझ सकते हो इसको। यहाँ IgG है तो ये सिंगल ही डाइमर है, तो ये हो जाएगी मोनोमेरिक। ये भी एक डाइमर है Y जैसा, तो ये भी हो जाएगी मोनोमेरिक। और IgE और IgD ये भी एक Y की तरह है, तो ये भी हो जाएगी मोनोमेरिक। यानी इसमें एक ही डाइमर पाया जाता है।
ये देखो IgM, इसमें Y जैसे कितनी रचनाएं दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगी पेंटामेरिक। और ये है IgA, तो Y जैसी आपको कितनी रचनाएं दिख रही है, 1 और 2, तो ये हो जाएगी क्या आपकी डायमेरिक, तो IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा, और वो है निम्न में से कौन सी कोशिका गामा, जो गामा होता है ऐसा, गामा ग्लोब्युलिन का उत्पादन करती है, जो शरीर में प्रतिरक्षा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो एन के सेल या मास्ट सेल या टी सेल या प्लाज्मा सेल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, प्लाज्मा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन आ रहा है हमारा, निम्न में से कौन सी WBC PMN ल्यूकोसाइट कहलाती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल या लिम्फोसाइट, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को PMN ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डायग्राम देख सकते हो, द एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, तो ये देखो, ये है इरिथ्रोसाइट, ये है मोनोसाइट, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, तो यहाँ हमारा आंसर क्या था, न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल ऐसी होती है, ऐसी दिखाई देती है। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी की कौन सी अवस्था मानव के लिए संक्रामक है, तो पहला है स्पोरोजोइट, गेमेटोसाइट, साइजोंट या मिरोजोवाइट, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, स्पोरोजोइट, ये आंसर सही हो जाएगा। और स्पोरोजोइट अवस्था का आप यहाँ डायग्राम भी जो है वो देख सकते हो, नीचे डायग्राम दिखाया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, प्लाज्मोडियम ये क्या, एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है, प्रोटोजोआ। और ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो क्या करता है, मलेरिया रोग करता है। तो मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार है ये, तो वो कई अवस्थाओं से गुजरता है। तो यहाँ एक अवस्था जो क्या करती है, मनुष्य में संक्रामक, जो संक्रामक होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोजोइट होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह रोग जिसमें मानव आवास के आसपास चूहों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लोक स्वच्छता के कठोर उपायों की जरूरत होती है, तो वो कौन सा रोग है, प्लेग, ब्लैक डेथ, निमोनिया या ए व ब दोनों, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए व बी दोनों, यानी प्लेग भी और ब्लैक डेथ भी। ये क्या है, देखो प्लेग किससे होता है, चूहों से होने वाला रोग है, चूहों से। और प्लेग को ही क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आप इस डायग्राम से समझो। प्लेग जब रोग होता है तो शरीर इस प्रकार ब्लैक पड़ जाते हैं, फपोले से बन जाते हैं, इस प्रकार शरीर ब्लैक हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आपका ब्लैक डेथ भी कहते हैं और प्लेग भी कहते हैं। जो चूहों से होने वाली क्या है, रोग है, और ये एक जीवाणुजनित रोग है, जीवाणुजनित रोग है। और उस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। और ये जो आपके चूहों में पाए जाने वाला रोग है, और चूहों में कुछ पिस्सू लगे होते हैं, पिस्सू, और ये पिस्सू जब मनुष्य को काट लेते हैं तो इसका संक्रमण मनुष्य में हो जाता है। इसको ताउन और पेस्ट और अन्य नाम भी इसके हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लेग और ब्लैक डेथ दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग असाधारण है, एमीबाइसिस, कोलेरा, टाइफाइड या डिप्थीरिया, तो यहाँ हो जाएगा एमीबाइसिस।
कोलेरा, कोलेरा यानी हो जाएगा आपका क्या, हैजा, विब्रियो कोलेरी नामक से जीवाणु से होता है। और टाइफॉइड, और टाइफॉइड का मतलब होता है आपकी क्या, मियादी बुखार, मियादी बुखार जिसको मोती जरा भी कहते हैं या इसको विषुचिका भी कहते हैं। और डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या होता है, गलगोटू, जिसको गलगोटू कहते हैं, गलगोटू। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ की मल में उपस्थिति डिसेंट्री को डायरिया में विभेदित करती है, जल, म्यूकस, रक्त या मल पदार्थ। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा रक्त। नेक्स्ट चलते हैं, डीपीटी टीके में पी किसको प्रदर्शित करता है, पर्ट्यूसिस या पोलियो या निमोनिया या सीटेकोसिस। तो पी यानी यहाँ होता है क्या, पर्ट्यूसिस। तो डीपीटी ये देखो क्या है, तो यहाँ डायग्राम से देख लो, ये वैक्सीन है डीपीटी वैक्सीन। तो डी का मतलब होता है आपका क्या, डिप्थीरिया, और टी का मतलब होता है टिटेनस, और पी का मतलब होता है यहाँ आपका पर्ट्यूरिस। तो डी, डिप्थीरिया से डी, और टिटेनस से टी, और पर्ट्यूरिस से पी, तो ये बन गया डीपीटी। तो ये 3 रोगों के लिए एक साथ काम करता है टीका, ये वैक्सीन। तो पी का मतलब होता है यहाँ पर्ट्यूसिस। लास्ट एंड फाइनल हमारा क्वेश्चन है 25वां, दवाओं के समूह में विषम को अंकित करें। तो यहाँ विषम हो जाएगा क्या, पहला है कोकीन, दूसरा है हमारा मॉर्फिन, और तीसरा है कोकीन, पहला स्मैक, दूसरा मॉर्फिन, तीसरा कोकीन, और चौथा हेरोइन। ये मादक पदार्थ है सारे जिससे लेने से नशा होता है। तो इसमें आपको एक विषम को अंकित करना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा कोकीन। कोकीन जो आप देखोगे वो इस प्रकार एक पाउडर होता है जो नशा करने में काम आता है। और स्मैक और मॉर्फिन और हेरोइन को दवाओं के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें।